स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान धारा पर। कक्षा 12 जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण के बारे में बताया था। पर परागण की विधियों के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका स्वपरागण और पर परागण हो चुका है, ठीक है। तो आज पर परागण पढ़ते हैं। पर परागण की विधियां। पर परागण पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। वीडियो में देखें तो देखें पर परागण की विधियां। परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए कुछ साधनों जैसे वायु, जंतु व जल की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं साधनों के आधार पर पर परागण निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन? नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 आपका वायु परागण, नंबर 2 जंतु परागण और नंबर 3 जल परागण। आपने देखा पिछले वीडियो में कि पर परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो ये परागकण जिस माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे उन्हीं माध्यमों के आधार पर, माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो वायु माध्यम होगी, वायु के माध्यम से परागकण जाएंगे, या फिर वो माध्यम क्या होगा? कोई जंतु होगा, जंतु के माध्यम से जाएंगे, या फिर जल के माध्यम से। तो इन्हीं माध्यमों के आधार पर, इन्हीं साधनों के आधार पर परागण 3 प्रकार का हो गया। नंबर 1 हो गया आपका वायु परागण, नंबर 2 जंतु परागण और नंबर 3 जल परागण। अब इन्हीं तीनों परागणों को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो है वो क्या है? वायु परागण। वायु परागण, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
एनीमोफिली, ANEMOPHILY, एनीमोफिली। एनीमोफिली। तो ऐसा परपरागण जिसमें माध्यम क्या हो, वायु हो, तो उसे क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, वह परपरागण जिसमें परागकण वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे वायु परागण मतलब एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा परपरागण जिसमें एक पुष्प के परागकण वायु के माध्यम से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे क्या बोलेंगे, वायु परागण बोलेंगे। वायु के माध्यम से जा रहे हैं तो वायु परागण, अंग्रेजी में इसको एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, वायु परागित यानी जिसमें वायु परागण हो रहा है, वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी जिन पुष्पों में वायु द्वारा परागण होता है, वायु परागण होता है, उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, जरा पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, वायु परागित पुष्प छोटे जो वायु द्वारा परागित पुष्प है, यानी वायु परागण जिसमें हो रहा है, वो कैसे होंगे, आपके छोटे एवं आकर्षण विहीन होते हैं। यानी इनमें आकर्षण कोई नहीं होता है, ये बहुत अच्छे नहीं लगते देखने में, आकर्षण विहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण विहीन होते हैं। ठीक है, इनमें पहला पॉइंट है, क्या है कि इनमें गंध व मकरंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटे होंगे, आकर्षण विहीन होंगे, मतलब ज्यादा चटकीले और चमकीले रंग के नहीं होंगे, उसमें गंध किसी भी प्रकार की खुशबू का निर्माण नहीं होगा, और ना ही उसमें मकरंद क्या होता है, अंग्रेजी में इसको नेक्टर बोलते हैं,
जो पुष्प होते हैं, पुष्प में मीठा रस स्रावित होता है, उसे क्या बोलते हैं? मकरंद। तो इनमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, नंबर 2, वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी कौन से पुष्प होते हैं? जिनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगी होते हैं। तो वायु परागित पुष्प कैसे होंगे आपके? वो होंगे आपके एक लिंगी होंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर देख लें, तीसरी विशेषता क्या है इसमें? तो इन पुष्पों में बाह्यदल, जो वायु परागित पुष्प हैं उनमें बाह्यदल या दल या तो होते ही नहीं हैं या बहुत छोटे होते हैं। मतलब जो वायु परागित पुष्प होंगे उनमें बाह्य दल और दल या तो होंगे ही नहीं, एब्सेंट होंगे, या अगर होंगे तो क्या होंगे? वो बहुत ही छोटे होंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट अगर देखें, चौथी विशेषता अगर देखें तो क्या है आपके? पराग कोश में प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पराग कणों का निर्माण होता है। मतलब इनके परागकोश में पराग कण जो होते हैं वो संख्या में अधिक बनते हैं। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट जो आएगा, फिफ्थ पॉइंट, पराग कण छोटे शुष्क व हल्के होते हैं। हल्के होंगे तभी तो इनको ये वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प में पहुंचेंगे। वायु इसको तभी तो उड़ा पाएगी जब ये क्या होंगे? हल्के होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखेंगे, पुंकेसरों के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं। मतलब जो पुंकेसर हैं, उन पुंकेसर के जो पुतंत जिससे वो लगा होता है, वो पुंकेसर कैसे होंगे आपके? लंबे होंगे और पतले होंगे। तथा और क्या होगा? तथा पुष्प के बाहर
निकले होते हैं, पुष्प के बाहर निकले होते हैं। अगला अगर देखेंगे, अगला जो विशेषता है वो विशेषता क्या है? इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है एवं पुष्प के बाहर निकला होता है। उसके बाहर निकला होता है। तो ये इतनी विशेषताएं हैं जो वायु परागित पुष्पों में पाई जाती हैं। यानी वायु परागण के लिए पुष्पों में ये इतनी विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला क्या है? कहते हैं वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण विहीन होते हैं। आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परागण वायु के माध्यम से होना है, इसलिए आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। इनमें गंध यानी खुशबू का निर्माण नहीं होता है और ना ही मकरंद का निर्माण होता है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वायु परागित पुष्प प्राय एक लिंगी होते हैं, यानी ऐसे पुष्प जो वायु में जिसमें परागण होता है वो कैसे होंगे? एक लिंगी होंगे। नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये पुष्प जिसमें नर व मादा जैनांग अलग अलग पुष्पों में स्थित होते हैं, उनमें वायु परागण होता है। इन पुष्पों में बाह्य दल एवं दल या तो होते ही नहीं या बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो बाह्य दल और दल या तो अब्सेंट होंगे या अगर होंगे तो वो बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ये अगर ऐसे होंगे तो ये पराग कणों को वायु द्वारा उड़ाने में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, तो इसलिए ये होते नहीं है या तो फिर बहुत छोटे होते हैं। अगला, पराग कोश में संख्या में बहुत अधिक पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, पराग कण जो बनते हैं वो छोटे होंगे, शुष्क होते हैं और हल्के होते हैं, जिससे ये आसानी से हवा द्वारा उड़ सकते हैं और दूसरे पुष्प तक पहुंच सकते हैं। पुंकेसरों के तंतु जो होते हैं इनके लंबे होते हैं, पतले होते हैं और वायु पुष्प के बाहर निकले होते हैं। जो पराग कोश होता है वो पुष्प के काफी बाहर स्थित होता है। जैसे ही वो परिपक्व होगा, फटेगा, तो उससे पराग कोश बहुत संख्या में अधिक निकलेंगे और वायु द्वारा उड़ के दूसरे पौधे तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार इन पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र भी लंबा होगा, पुष्प के बाहर निकला होगा। अगर दूसरे पुष्प के जो परागकण है हवा के माध्यम से आ रहे हैं, तो इस पराग जो दूसरा पुष्प जो है उसका वर्तिकाग्र पुष्प के बाहर निकला है वो वाक्य उस पे चिपक जाएंगे। स्टिग्मा जो इसका, ये भी कह सकते हैं जो इसका वर्तिकाग्र है वो कैसा होगा? स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा वो। ये थी आपकी वायु परागित पुष्पों में की विशेषताएं थी। ये इतनी विशेषताएं थी। ये विशेषताओं के बाद अब देखते हैं वायु परागण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मक्के में वायु परागण पाया जाता है। मक्के में वायु परागण किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। मक्का में वायु परागण मक्का में वायु परागण मक्के में मक्के के पौधे में नर पुष्प शीर्ष पर तथा मादा पुष्प
तथा मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में, जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के कक्ष में नीचे की ओर स्थित होते हैं। पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर स्थित होते हैं। मक्के का पौधा सबने देखा होगा, तो मक्के में जो ऊपर की ओर निकलता है उसे कहते हैं नर पुष्प, और जो नीचे की तरफ निकलता है वो मादा होता है। ठीक है, मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी और स्थूल मंजरी को अंग्रेजी में बोलते हैं ये स्पैडिक्स। स्पैडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम जो है वो आपका मक्के के मादा पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, स्थूल मंजरी, मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है, जो प्रथुपर्ण द्वारा ढका रहता है। अगर आपने देखा होगा कि जो आपका मादा पुष्पक्रम है जिसको भुट्टा बोलते हो, उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रथुपर्ण बोलते हैं। और इस प्रथुपर्ण को अंग्रेजी में स्पेथी बोलते हैं। ठीक है, मादा पुष्प में असंख्य रेशमी धागे के समान मादा पुष्प में असंख्य रेशमी धागे के समान 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी वर्तिकाएं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा भुट्टे में बहुत सारे नीचे की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं आपके? इनको बोलते हैं क्या? वर्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, पाई जाती हैं, जो गुच्छे के रूप में प्रथुपर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटकी होती हैं। हवा में लटकी रहती हैं। जो बाल होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं और लटकते रहते हैं। ठीक है, नर पुष्प छोटे होते हैं और इनमें
और इनमें असंख्य परागकणों का निर्माण होता है। तो नर पुष्प जो ऊपर की तरफ होंगे उनके जो वो पुष्प कैसे होंगे, छोटे होंगे और उनके पराग कोश में बहुत अधिक संख्या में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये परागकण पराग कोश के फटने पर पराग कोश के फटने पर परागकोश जो फटेगा तो क्या होगा, ये परागकण क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे और निकलते हैं और वायु के झोंके के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ परागकण हवा में लटकी हुई रोमयुक्त वर्तिकाओं से चिपक जाते हैं। वर्तिकाओं से चिपक हो जाते हैं और इस प्रकार वायु परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये आपने देखा कि मक्के में वायु परागण, कहा मक्के के पौधे में नर पुष्प जो होते हैं वो शिखर पे होते हैं, पौधे के शिखर पे होंगे और जो मादा पुष्प होंगे वो पत्तियों के कक्ष जो होंगे वो पत्तियों के कक्ष में नीचे की ओर स्थित होते हैं। मादा पुष्पक्रम स्थूलमंजरी होता है और इसमें ये क्या होता है, प्रत्युपर्ण द्वारा ढका रहता है। मादा पुष्प में असंख्य धागे के समान, रेशमी धागे के समान 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी वर्तिकाएं पाई जाती हैं जो प्रत्युपर्ण से बाहर निकलकर नीचे हवा में लटकती रहती हैं। जो नर पुष्प होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनमें असंख्य परागकणों का निर्माण होता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो ये परागकोश जब फटेंगे तो ये परागकण बाहर निकलते हैं और वायु के झोंके के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ परागकण जो आपका मादा पुष्पक्रम था उसमें जो रेशमी धागे के समान जो वर्तिकाएं निकली थी उन वर्तिकाओं से चिपक जाते हैं और चिपक जाते हैं तो इस प्रकार से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। चूंकि ये वायु के माध्यम से हो रही थे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जरा मक्के का फोटो चित्र बना के आपको समझा देते हैं। ये देखिए आप मक्के का ये दिखाया गया है, इसमें ये जो है मक्के का क्या है, फीमेल
फीमेल फ्लावर या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका मेल फ्लावर या मेल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये जो मेल फ्लावर निकला है, इस मेल फ्लावर में ही आपका अगर देखें तो ये धागे के समान, जो रेशमी धागे के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। मतलब यही आपका क्या है, वर्तिका है। ठीक है, तो दो प्रकार के पुष्पक्रम इसमें है। मादा पुष्पक्रम पत्तियों के कक्षस्थ कलिकाओं पत्तियों के कक्ष में स्थित होते हैं, और ऊपर शिखर की तरफ क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, इसमें बताया आपका कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो किससे के द्वारा, प्रथुपर्ण के द्वारा ढका होता है, और ऊपर की ओर उसमें क्या होते हैं, धागे की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वर्तिकाएं बोलते हैं। ठीक है, शिखर के ऊपर आपका मेल पुष्प होगा, उस छोटे पुष्प होंगे, उसमें असंख्य परागकणों का निर्माण होगा। जब ये परागकोश फटेगा तो ये परागकण बाहर निकलेंगे, असंख्य मात्रा में हवा के द्वारा क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो पास के पास में यह जो दूसरा पौधा स्थित होगा, वहाँ पे जो उसका जो मादा पुष्प होगा, उसकी जो कलिकाएं हैं, उसकी जो वर्तिकाएं हैं, वो वर्तिकाओं से जाके ये परागकण चिपक जाएंगे और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज आपका वायु परागण और वायु परागण का एक एग्जाम्पल, मक्के में वायु परागण, ये हमने आपको समझा दिया है। आशा है कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो समझ में आ जाएगा तो उसको लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। और हाँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताया अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके आगे का यानी कि जंतु परागण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।